गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे टॉपिक आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिमांड। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? हम लोग डिमांड कर चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड कर चुके हैं, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड कि लाइक हम पढ़ते क्यों हैं, तो उसको हमने देखा कि सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हम। जनरली मैं वो सब करते हैं, मैं जो ऑन द ग्राउंड काम होता रहता है मैं उसके थ्रू देखता हूँ। लाइक वो कैसे गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, कैसे ई कॉमर्स यूज़ कर रही है, कैसे लेबर मार्केट में वो यूज़ हो रहा है, कैसे हम ट्रेड में उसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे जियोपॉलिटिक्स आपको अफेक्ट कर रही है डिमांड को। तो लाइक जो हमारे सामने रियल न्यूज़पेपर में आता है उसके थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। तो वो हमने कवर कर लिया। अब हम ये कॉन्सेप्ट डिमांड में कुछ कुछ वोकैबुलरी होते हैं जो कि मतलब जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है, लेकिन सेंस अगर जान लीजिए तो उतना गलत नहीं है, स्पेशली बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली यूज होते रहते हैं। और खासकर जैसे ये जो एक टॉपिक अभी जो आपके सामने स्लाइड है, ये इससे इंपॉर्टेंट जैसे आपको ये डिमांड कर्व ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम अभी देखेंगे आज। इवेंचुअली चलिए आता है, सीधे काम पे आता है कि क्वांटिटी डिमांडेड, ये जैसे टर्म सब है, तो ये एक टर्म यूज होता है हमेशा। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ठीक है। तो द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू। तो यहाँ पे ये वर्ड है बस इम्पोर्टेंट कि कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस, उसी को क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। कि अब मान लीजिए 200 मिलियन लोग रोटी खाते हैं, ठीक है, और 200 मिलियन लोग रोटी खाते हैं, आपको 30 रुपया पर केजी जब गेहूं आता है तब, ठीक है। अब अभी गेहूं का फॉर सम रीजन क्यों अभी उस पर बाद में आए कि दाम हो गया 40 रुपया पर केजी। तो अभी इसका डिमांड कितना है? वही 200 मिलियन नहीं। और इसका अगर आप, अच्छा आपसे मैं ये पूछूं खाली अभी कि इसका डिमांड घटेगा कि बढ़ेगा, तो आप इस पे क्या कहिएगा? ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन है, अगर आप बता दीजिएगा तो सही है, और ना बताते हैं तो हम बता देना है कि इसका डिमांड घटेगा। क्यों? क्योंकि दाम बढ़ गया। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। अब अच्छा, एक लॉ ऑफ डिमांड में एक वर्ड मैंने मेंशन नहीं किया था, एक होता है स्पेलिंग या वो क्या होता है, रोमन रोमन वर्ड या लैटिन वर्ड होता है, सिटेरस पैरिबस। सिटेरस पैरिबस, ये वर्ड इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट होता है कि इसका मतलब होता है कि कंसिडरिंग एवरीथिंग अदर रिमेनिंग द सेम, जो प्राइस है वो आपका क्वांटिटी से इन्वर्सली रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पे मैं भी एक क्लास लूंगा कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इनका मतलब क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। अभी सोचिए, मैं आपको पढ़ा ये रहा था, ये वर्ड मेरे दिमाग में आ गया क्योंकि इसका यहाँ पे यूज है। अगर ये मेंशन नहीं करता हूं तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन अधूरा रहता है कि प्राइस जो है आपको डिमांड पे, प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो तभी ट्रू है जब अदर थिंग जो है उसको इफेक्ट करता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो इन्हीं में हम अपने काम पे आते हैं फिर से। तो हमारा जो डिमांड है वो घट जाएगा, तो इवेंचुअली 200 मिलियन जो लोग डिमांड कर रहे थे तो वो कितना, 150 मिलियन हो जाएंगे, 132 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, इसी कैलकुलेशन को हम लोग एक टैब्यूलर फॉर्म में शो करते हैं कि इस प्राइस पे इतना लोग मांग रहे हैं, इस प्राइस पे इतना लोग मांग रहे हैं, इस प्राइस पे इतना लोग मांग रहे हैं, मतलब कि अलग अलग प्राइस पे कितना कितना लोग डिमांड करते हैं, ठीक है। अब इसका जैसे इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कि आपको क्या लगता है, ये कोइंसिडेंस है कि जो आप माइंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से जो कपड़ा खरीद रहे हैं, वो सब 1200, 1500 और 2200 इसी के अराउंड रहता है? क्यों, आपको क्या लगता है वो नहीं नहीं सर, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना रहता है ना, इसीलिए उसको उतना ही डालते हैं? ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होता है क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन मैं कॉमन सेंस से ये कह सकता हूँ कि शायद उसका रहता हो 150, 50, 100, 200, इससे ज़्यादा नहीं रहता हो, ठीक है। तो फिर अगर उनको प्रॉफिट ही कमाना है तो वो 200 रुपए का सामान को आपको 4000 में क्यों नहीं बेच रहे हैं? वो वही 1200 और 1700 और 1599 में ही क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको पता है अगर हम अपना प्राइस ये वाला रखेंगे, मतलब कि 300 रुपया या 450 रुपया, तो लोग ये विश्वास नहीं करेंगे कि इसका क्वालिटी अच्छा है। अगर हम रख देंगे मान लीजिए 10,000 रुपया, तो लोग को लगेगा कि ये तो बहुत महंगा है, तो हमें बस यहां पे रखना है 1000 से लेकर 3000 के बीच में। तो ये कैसे इन्होंने
डिसाइड किया? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा टेबल बनाया होगा और उन्होंने देखा होगा कि मैक्सिमम लगभग 500 मिलियन इंडियन इसी दाम पे कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं। ऑब्वियसली ये भी चीज आपको समय के हिसाब से डिफर करेगा कि 1980 में ये आपको और भी कम पे होगा और 2040 में और भी ज्यादा पे होगा। 2040 में शायद जो आज हम 1700 रुपए का कपड़ा जनरली खरीद रहे हैं या 1200 का खरीद रहे हैं, वो आपको शायद हम 9000 का कपड़ा खरीद रहे होंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? तो ये डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितना लोग क्या खरीदना चाहते हैं, इसका यूज देखिए क्या था जो आपको समझा है। तो जो डिफरेंट ई कॉमर्स कंपनी थी वो ये वाला चीज बना के ही, शेड्यूल बना के ही आपको एक्चुअली में अपने प्राइस को मार्कअप कर पा सकते कि हमें यहीं पे मार्कअप करना चाहिए, तभी हमारा सेल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, डिमांड शेड्यूल वही आपको जो अभी डेफिनेशन दिया वही है। ठीक है, फिर डिमांड कर्व देखिए, ऑलरेडी हम लोग जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये होता क्या है, लेकिन फिर भी होता नहीं है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। अब जो यहाँ पे ना, जिससे अभी हमने जो एग्जांपल लिया, ठीक है, मान लीजिए 400 रुपए का माइंत्रा एक कपड़ा बेच रहा है। ठीक है, वो है आपको 10 कपड़ा बेच पा रहा है। ठीक है, 1200 में वो बेच पा रहा है 80 कपड़ा, और ये फिर 4000 में बेच पा रहा है 60 कपड़ा, और 10,000 में बेच पा रहा है 15 कपड़ा। 15 नहीं यार, ये 2 कर दो। ठीक है, तो यही होता है ना डिमांड शेड्यूल, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, टैब्यूलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब इसको इसी डेटा को अगर हम लोग ग्राफ में दिखा देंगे, तो अब आपको ये इतना डेटा मैं दे रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ 80, 25, 27 लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम ऐसे ग्राफ बना देते हैं, ये कैसे आएगा उस पर हम बाद में आएंगे। ऐसे देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। ठीक है, तो हम ग्राफ से देखते हैं कि अच्छा यहां तक तो ये फिर भी ऊपर था, यहां से एकदम हॉरिजॉन्टल होना शुरू हो गया है, मतलब इस प्राइस पे ना मैक्सिमम लोग शॉपिंग कर रहा है। तो अगर हम जो भी प्राइस स्टैब्लिश करें ना, उसका अपर एंड ये होना चाहिए और यहाँ लोअर एंड होना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे तो लोग उसका क्वालिटी पे ही सस्पेक्ट करने लगेंगे, तो हमारा प्राइस यहां से रहेगा। तो ये ग्राफ देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ना कि यहां से यहां का प्राइस हमारा कोई चीज का रहेगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस है, और ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंपेरेटिवली मच मोर कन्वीनियंट है किसी इंफॉर्मेशन को हमारे तरफ देने के लिए। ठीक है, अब आता है आपको कि ये होता क्या है इवेंचुअली। तो ये क्वांटिटी होता है, ये प्राइस होता है, ये हम कर चुके हैं कि जब भी डिमांड का ग्राफ करते हैं तो हम लोग वाई एक्सिस पे प्राइस लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए 10 रुपया का प्राइस है, ये 20 रुपए का, ये तो आप समझ रहे हैं ना, जितना ऊपर जाएगा उतना बढ़ते जाएगा। ये 30 रुपए का प्राइस है, ये जितना इधर जाएगा उधर बढ़ते जाएगा, 10, 20, 30। तो अब या अगर 10 रुपया हमारा प्राइस है तो ये जाके क्वांटिटी 30 हो रहा है। अगर 20 रुपया हमारा प्राइस है तो ये क्वांटिटी 20 हो रहा है। 30 रुपया प्राइस है अगर, तो क्वांटिटी 10 हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये सारे पॉइंट को मिला दे तो ऐसा ही ग्राफ बन रहा है ना। अब आप बोलेगा अरे सर इसके बाद ऐसे नीचे क्यों नहीं खींच दिए, आप यहाँ से ऐसे कर्व काय कर दिए? क्योंकि जब हम यहाँ पे एक और पर आएंगे तो यहीं आगे कटेगा, फिर यहाँ आगे कटाएंगे ना, तो ये लास्ट में शेप ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि ये एक डिमांड कर्व होता है। तो बताना चाह रहा है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपको क्वांटिटी और प्राइस में, जो कि हमने अभी आपको बता दिया था, पहले भी बताया हुआ कि जितना प्राइस बढ़ेगा उतना क्वांटिटी घटेगा किसी भी कंडीशन में। नहीं, जब अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम। क्यों? अब अदर कंडीशन का क्या मतलब है? मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है लेकिन आपका इनकम इससे 4 गुना रेट तेजी से बढ़ रहा है, तो आप क्या करिएगा? तब भी आप खरीदते रहिएगा। ठीक है, हो सके ज्यादा ही खरीद लीजिएगा, तो वो तो डिमांड के लॉ को ब्रेक कर रहा है, क्या कि प्राइस बढ़ रहा है तभी आप ज्यादा खरीद रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अदर कंडीशन को सेम नहीं रखा, मैंने इनकम को भी बढ़ा दिया। तो जब तक अदर कंडीशन सेम नहीं रहेगा तब तक ये वाला रिलेशन आपको होल्ड नहीं करेगा। करेगा भी तो विथ एबरेशन, विथ चेंज, विथ एक्सेप्शन चेंज कर होल्ड अप करेगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए। ठीक है, फिर द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जैसे आपको सीधे एज अ वो आ सकता है, प्रिलिमिनरी में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिमांड कर्व राइट टू लेफ्ट करता है या लेफ्ट टू राइट करता है। मतलब कि आपको देखो ये ऐसे गया, ठीक है,
अब इसमें क्या बोल रहा है हमारा लेफ्ट टू राइट, इधर लेफ्ट है कि इधर लेफ्ट है, तो कर्व हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए ऐसे रहता तो स्लोप तो इधर से आ रहा है ना, तो ये हो जाता है राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये बात समझ रहे हैं। बस इसमें ये छोटा सा चैप्टर था, बेसिकली हमें बताना ये था इस चैप्टर में कि ग्राफिकल और शेड्यूल का लाइक मतलब क्या होता है। तो जो मैंने आपको माइंत्रा वाला एग्जांपल लिया कि क्यों क्यों बना रहे हैं ये वाला चीज, हाँ, तो वो आपको एक क्रिस्प आइडिया देता है कि हमें कहाँ पे जाके कॉस्टिंग करना है। और ये तो मैंने बस एक ई कॉमर्स के थ्रू एग्जाम्पल दिया, वैसे ही आपको मान लीजिए गवर्नमेंट का भी बहुत सारा पॉलिसीज होता होगा कि हमारे एम्प्लॉय को कितना सैलरी देना हो सके, उसके लिए भी शेड्यूल बनता हो कि हाँ, अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है, अभी जो प्राइस लेवल चल रहा है, उसके हिसाब से अगर हम 30,000 देते हैं तो लगभग हम 200-300 मिलियन सरकारी, ना तो जॉब ही नहीं है लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि उतना सरकारी जॉब को कवर अप कर लेंगे। तो ये गवर्नमेंट कैसे निकाली होगी, गवर्नमेंट ने सर्वे की होगी कि एक आम आदमी इतना खर्च करता है तो उसको इतना चाहिए ताकि उसका इतना इनकम बच जाए, तो इतना हम दे देंगे तो ये वाला काम हमारा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ये सारे पॉलिसीज में कैसे कैसे इंक्लूडेड रहता है। तो आप, आई होप यू आपको लगा होगा, अच्छा लगा होगा ये क्लास का, है कि बहुत छोटा क्लास था। जनरली आप देखिएगा कि ये सब चैप्टर बुक में अगर आप जाके देखिएगा तो बस ऐसे ही दे देते हैं, तो कुछ समझाते भी नहीं है। रियल लाइफ तो समझाना उनका बहुत ही मुश्किल है। तो आपको मैं कोशिश करता हूँ कि रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाऊं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट बना क्यों है, ताकि इसका एक इंपॉर्टेंस आपको पता रहे, इवेंचुअली आप खुद समझे, लोगों को भी समझाए, और और अपने आप में जब आप न्यूज़पेपर पढ़े तो इसका इंपॉर्टेंस समझे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं।